नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। दोस्तों, आज ये अपनी 5वीं क्लास है। इससे पहले आप देखेंगे कि हम 4 वीडियो बना चुके हैं प्राचीन भारत के ऊपर। पहला वीडियो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का बनाया था, हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा हमने बनाया था वैदिक काल, इसमें पूरा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों आ गया है। और तीसरा जो महाजनपद काल, जिसे हम द्वितीय शहरीकरण भी कहते हैं, महाजनपद काल, है ना। 8 महाजनपद जो यूपी में है और 16 महाजनपद कुल थे, ये सब बता दिया है विस्तार से। चौथा वीडियो हमने बनाया था बौद्ध और प्लस जैन धर्म, दोनों को एक साथ पढ़ाया था, क्योंकि ये दोनों आप भी एक साथ ही पढ़िए। इनमें काफ़ी कंफ्यूजिंग फैक्ट होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया दिया गया है। तो आप इनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, ये हमारी है प्रीलिम्स पार अभियान। प्रीलिम्स पार अभियान, ये प्लेलिस्ट का नाम है। आप जाकर चारों वीडियो देख लीजिए। और आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है मौर्य साम्राज्य के ऊपर। इसके बाद गुप्त साम्राज्य और मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर काल एक साथ करा देंगे। देखिए, ये जो है आपके 2026 का जो प्रीलिम्स है यूपीपीसीएस का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले तो आपको इनके क्रम पूछता है, कौन कौन से प्रमुख मौर्य सम्राट थे। जैसे आप जानते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बिंदुसार थे, फिर द ग्रेट अशोका अर्थात अशोक महान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ 3 शासक जो है आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अब अशोक में क्या क्वेश्चन बनता है, इसकी धमकी नीति और इसके अभिलेखों से बनता है। अभिलेखों में पूछता है कि इस अभिलेख में क्या लिखा है और इसका संबंध किस चीज से है। तो वो जो इसके अभिलेख है, ये प्रमुख अभिलेख अलग से बता दिए गए हैं। आप सारे अभिलेख नोट कर लीजिए। लेकिन जो यहाँ पढ़ा रहे हैं हम प्रीलिम्स पार सीरीज में, वो बार बार पूछे जाने वाले और मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे, वही अभिलेख यहाँ बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है प्रीलिम्स के फैक्ट बता दिए जाएंगे, जो जिनके आने की पूरी पूरी संभावना होती है और जो बार बार आयोग पूछता है। तो इस प्रकार से बड़े ही संक्षेप में हम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं जो अति महत्वपूर्ण है इस चैप्टर की, वो सारी करा देंगे इस वीडियो में। 15 से 20 मिनट का वीडियो रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका तेजी से रिवीजन हो जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो हमारी प्रीलिम्स पार जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज FPTS, ये 2026 के लिए चल रही है। ये 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है। उसमें क्या हो रहा है कि आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, इनका PDF वहाँ मिलेगा आपको अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। प्लस उसमें 5000 प्लस क्वेश्चन हम आपसे करा रहे हैं। डेली आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे ये हम आपको पढ़ाएंगे, पहले ही आपको नोट्स मिलेंगे, फिर इसी नोट्स के ऊपर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन का अभ्यास भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी प्रीलिम्स क्या है, रुकेगा नहीं आपका प्रीलिम्स, आराम से आप इजीली टैकल कर ले जाएंगे। और इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो देखिए, कथन कारण है ना, कथन कारण के क्रोनोलॉजी, जो बार बार आयोग पूछता है। आयोग का फेवरेट ये है, आपको पता है, क्रोनोलॉजी, है ना। मैचिंग, ये जैसे टेबल में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराता है आयोग, यही क्वेश्चन पूछता है। और मल्टीपल स्टेटमेंट के ऐसे स्टेटमेंट देगा, इनमें से पूछेगा कितने सही है कितने सही नहीं है, या कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा सही नहीं है। तो इस पैटर्न को ध्यान रखते हुए पूरी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। सैंपल हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, फोकस IAS PCS। इसके अलावा इसके टेस्ट सीरीज में क्या मिलता है आपको, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन मिलेगी और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे एवरी फ्राइडे को पूरा टेस्ट करंट अफेयर का रहता है। तो जनवरी से लेकर नवंबर एंड तक का पूरा करंट अफेयर आपको करा दिया जाएगा, कंटेंट भी दिया जाएगा और क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो फिर आपका प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं। आप समझ लीजिए खुद ही, जितने भी आप गंभीर छात्र हैं आपको पता होगा ये सब करने से ही प्रीलिम्स क्लियर होता है। अभी आप जिनको थोड़ा समझना है वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्या है, सबसे पहले देखिए, मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसका कालखंड पता होना चाहिए। ये कब था, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य जो है, चंद्रगुप्त महान जो है, एक्चुअली इनके बारे में बोला जाता है कि जो भारत का जो प्रथम शासक, जिसने संपूर्ण भारत के ऊपर राज किया और पूरा भारत एक छत्र हुआ, ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि ये देखिए, थोड़ा सा अगर साउथ का पार्ट आप छोड़ देते तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इनका राज था, यहाँ तक लेकर, क्योंकि उस समय पाकिस्तान या अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, ये सब भारत के ही अंदर थे। तो इसलिए मौर्य साम्राज्य अपने आप में विशाल था और समृद्ध था और संपन्न था।
तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मौर्य साम्राज्य में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का आप नाम सुनते हैं, जो इसके संस्थापक है। उनके मंत्री कौन थे? कौटिल्य, जो चाणक्य भी जिन्हें कहते हैं, कौटिल्य या चाणक्य। इनकी अपनी भूमिका थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, जो आज भी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। कहाँ? देखिए, इसमें ये मत सोचिए कि ये केवल इकोनॉमी की पुस्तक है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। अर्थशास्त्र जो है पूरी प्रशासन संबंधी एक किताब है, अर्थात किसी राज्य का प्रशासन कैसे होना चाहिए। तो जब भी अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशासन से जुड़ी किताब है, न कि केवल टैक्स या इकोनॉमी से। देखिए, पढ़ते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। कैसे सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उस समय यहाँ कौन थे? नंद वंश का शासन था, और फिर उसके साथ साथ ही मौर्य का उदय हो चुका था। तो यही बताया यहाँ, सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के बाद उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर, क्योंकि इन्होंने क्या है, नंद वंश को कमजोर कर दिया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु व मंत्री कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम याद रखिए, पूछता है सीधा सीधा, इसके दो अन्य नाम क्या थे, की सहायता से नंद वंश का अंत कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य कहाँ फला फूला? मगध का जो क्षेत्र है वहां। साहित्यिक स्रोत देखिए, जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? या तो शासक से बनेंगे, या उस कालखंड की पुस्तकें पूछेंगे, अर्थात साहित्य के बारे में पूछेंगे, या प्रशासनिक पद पूछेंगे, जैसे कि मंत्री को क्या बोलते थे उस समय, जो विदेश मंत्री थे उनको क्या बोलते थे, तो ये सब हम बताएंगे आपको। साहित्यिक स्रोत क्या था? कौटिल्य जो द्वारा जो अर्थशास्त्र थी, इसमें क्या है, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, राजनीति का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। ये भी देखिए, ये बार बार पूछता है कि विशाख दत्त की जो रचना थी मुद्रा राक्षस, है ना, ये एक नाटक था एक किस्म से। इसमें क्या था? चंद्रगुप्त के सत्तारोहण की घटनाओं का वर्णन है, अर्थात चंद्रगुप्त कैसे कैसे सत्ता हासिल की चंद्रगुप्त ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य, यही। विदेशी विवरण, अच्छा उस समय कुछ विदेशी भी आते थे, आपको पता ही है, जैसे हमें इंसान फाई यानी प्राचीन काल से चले आ रहे हैं यहाँ भारत में। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय कुछ साहित्य लिखा भारत के बारे में। तो इस समय कौन सा थे जो मेन, जो जिन्होंने साहित्य लिखा वो थे मेगास्थनीज। इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ये आपको पता होगा। इसका राइटर भी पूछता है, और इंडिका में किस चीज का वर्णन है ये भी पूछता है। तो देखिए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर, ये वहाँ के राजा थे, उस समय यूनानी राजा थे, और ये इनके राजदूत थे। जैसे हमारे भी आजकल ब्रांड एम्बेसडर, मतलब हमारे एम्बेसडर होते हैं, राजदूत विदेशों में जाते हैं, उस समय भी ऐसे ही आते थे। द्वारा, किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, किन्होंने? सेल्यूकस निकेटर ने, है ना। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जो मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन का महत्वपूर्ण विदेशी विवरण प्रस्तुत करता है। अर्थात ये पुस्तक विदेश ऐसी पुस्तक है, इंडिका, इसका नाम ही देख लीजिए कि इंडिया के उस समय के बारे में, उस समय का जो भारत था मौर्यकालीन, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से वर्णन किया हुआ है। पुरातात्विक स्रोत देखिए, अशोक के शिलालेख। अच्छा, हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमें तो पुरातात्विक स्रोत से मिलेगी, इंडिका से मिलेगी, और अन्य चीजों से मिलेगी। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? मेनली अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेख। किस लिपि में लिखे थे? ज्यादातर ब्रह्मी और खरोष्ठ लिपि में। मेनली ये ब्रह्मी लिपि में लिखे थे, ये आप याद रख लीजिए, पूछता है। मौर्यकालीन इतिहास के सबसे विश्वसनीय समकालीन स्रोत माने जाते हैं। इनकी खोज का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने ब्रह्मी लिपि पढ़ी थी सबसे पहले, तो ये भी आप याद रख लीजिए। बौद्ध साहित्य, अच्छा बौद्ध साहित्य की उस समय हमने पढ़ा भी, महाजनपद काल था, तो इस समय क्या है, बौद्ध और जैन धर्म भी शुरू हुए थे। तो कुछ बौद्ध साहित्य है जिसमें इनका वर्णन है, ये देख लीजिए कौन कौन सा। दीपवंश, महावंश, ये श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है, तथा जातक कथाएं भी मौर्यकालीन इतिहास, विशेषकर अशोक के संबंधित समय की घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत करती है। तो ये साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं राजाओं के बारे में, जो जो प्रमुख शासक थे। तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त द ग्रेट, जो महान चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य वही थे। इन्होंने स्थापना की साम्राज्य की। देखिए, किसको पराजित किया था इन्होंने? जो नंद वंश के शासक थे, घनानंद। तो ये सीधा ऐसे पूछेगा या घुमाकर पूछेगा कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? अर्थात घनानंद हुए, भाई उनको इन्होंने पराजित कर दिया और मगध की सत्ता प्राप्त की, तथा चाणक्य की कूटनीति व प्रशासनिक सहायता से ही शीघ्र विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। इनका साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस के साथ जो इन्होंने संधि की थी उसके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। तो पूछेगा कि इसको किसने पराजित किया था? तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसके फलस्वरूप एक संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हिंदू कुश तक का क्षेत्र दे दिया, जो वर्तमान अफगानिस्तान में शामिल है ना। बदले में 500 आती थी,
हम बदले में क्या किया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको 500 हाथ दिए। इसी संधि के तहत मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया था, है ना। जो सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे मेगस्थनीज, तभी वो भारत आए थे। जैन परंपरा और अंतिम जीवन देखिए, इनका जो है जैन धर्म का जो इन्होंने संरक्षण किया था उससे संबंधित, और इनका अंतिम जीवन कैसा रहा वो बता देना। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीवन के अंतिम वर्षों में, ये नाम याद कर लीजिए, जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली, है ना, तथा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर सल्लेखना विधि अर्थात उपवास द्वारा शरीर त्याग, ये जैन धर्म में विधि होती है, ये होती है सल्लेखना विधि। ये भी पूछता है कि इसका अर्थ क्या होता है सल्लेखना का, तो याद कर लीजिए, उपवास के द्वारा अर्थात भूखे रहकर शरीर त्याग कर दिया जाता है, फिर वो मोक्ष अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, से अपना जीवन समाप्त किया किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये भी पूछा जाता है। इसके बाद कौन बने, बिंदुसार, जो इनके पुत्र थे, वो उनको गद्दी मिली। देखिए उपाधि और विस्तार, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को यूनानी स्रोतों में अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाला, देखिए ये शब्द एक शब्द में हिंदी में पूछता है कि शत्रुओं को विनाश करने वालों को क्या बोलते हैं, अमित्र घात। देखिए इसको देखिए, इसको संधि छेद करके अमित्र अर्थात जो मित्र नहीं अर्थात शत्रु, घात मतलब जो उनको हरा दे या उनका सर्वनाश कर दे, तो ये शब्द आपको समझना चाहिए। तो यूनानी स्रोतों में क्या बोला है, इनको अमित्रघात कहा गया। इनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का दक्षिण भारत की ओर अधिक विस्तार हुआ, अर्थात जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनसे भी ज्यादा इन्होंने विस्तार किया नीचे तक, दक्षिण की ओर। तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक कथन कारण में पूछा जा सकता है। यद्यपि कलिंग अभी भी स्वतंत्र रहा, जो आज का जो उड़ीसा है उस समय उसको कलिंग राज्य बोला जाता था। कलिंग युद्ध के लिए आपको पता ही है, जो इनके बाद जो शासक आएंगे वो अशोकमान, इन्होंने कलिंग युद्ध में ही तो काफी मौतें देखकर इनका हृदय परिवर्तन होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार काट, तो फिर इन्होंने धम युद्ध की नीति छोड़ दी थी और धम की नीति अपना ली थी अर्थात धर्म की नीति। तो कलिंग अभी बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, तो ये भी आप कंसेप्चुअल याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है। क्या है आगे बढ़ते हैं। विदेशी संपर्क, देखिए इनके विदेशों में संपर्क किससे थे बिंदुसार के, सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। देखिए ये राजदूत किस शासक के हैं, कौन से देश के, याद रखने होंगे आपको। ये डाइमेकस किसका है, सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस प्रथम का। और ऊपर जो आपने पढ़ा अभी, कौन पढ़ा था, सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे मेगस्थनीज, है ना, वो उनके थे, वो यूनान के थे, तो वो याद रख लीजिए आप, इनको मिलान में पूछ लेता है कई बार। अच्छा आजीविक संप्रदाय, ये देखिए ये जो आजीविक संप्रदाय है इनका इनसे क्या संबंध था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय जो किसने इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मक्खली घोषाल, ये क्वेश्चन ही बनता है तो ये याद कर लीजिए, मक्खली घोषाल द्वारा स्थापित आजीविक संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। उनकी माता के धार्मिक जुड़ाव से जोड़ा जाता है, तो ये तो कुछ नहीं है, ये याद कर लीजिए कि किस किस संप्रदाय से बिंदुसार का संबंध था, तो होता आजीविक संप्रदाय। इनके बाद अशोक के बारे में देख लीजिए कुछ पॉइंट। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक ने अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार संघर्ष जीतकर सिंहासन प्राप्त किया। तो देखिए भाइयों भाइयों में लड़ाई हुई सिंहासन के लिए, आज भी लड़ाई होती है भाइयों भाइयों में, पहले भी होती थी, है ना। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका राज्य अभिषेक सत्तारोहण के लगभग 4 वर्ष बाद हुआ, अर्थात 4 वर्ष तक बिना राज्याभिषेक के उन्होंने सत्ता संभाले रखी। कलिंग युद्ध ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहीं से इनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, ये युद्ध वगैरह छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद पढ़िए, मौर्य इतिहास की सर्वाधिक निर्णायक घटना, इस भीषण युद्ध में भारी रक्तपात व जन विनाश को देखकर अशोक के मन में गहरा पश्चाताप हुआ, जिसका विस्तृत विवरण उन्होंने 13वें शिलालेख में किया। तो कलिंग के युद्ध का विस्तृत अभिलेख कहाँ है, विस्तृत उल्लेख कहाँ है, 13वें अभिलेख में। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, 13वां जो शिलालेख था अशोक का, उसमें कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है। इसी घटना ने अशोक को बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख किया। तो आपने पढ़ा है कि बौद्ध धर्म उस समय क्या था, हिंसा को नहीं मतलब हिंसा से दूर रहता था, तो फिर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो चुके थे उस समय। बौद्ध धर्म का ग्रहण इन्होंने क्या किया, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, देखिए ये याद रख लीजिए आप, और हिंसा त्याग कर धम्म विजय अर्थात नैतिक विजय की नीति अपनाई, है ना। तो धम्म विजय मतलब धर्म, धर्म का मतलब है धर्म की नीति अपनाई अर्थात नैतिकता की नीति अपनाई। उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी, ये याद रख लीजिए, इनका नाम उपगुप्त, है ना। तीसरी बौद्ध संगीति, देखिए तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी, कल पिछली वीडियो में आपको बताया था। जो चारों बौद्ध संगीति है वो याद कर लीजिए, RVP के ऐसे याद करिए थे। और इनके शासक कौन थे, ए के, है ना, अजातशत्रु
काला अशोक, अशोक है ना, ये सब याद रख लीजिए। अ- ये बता दिया तीसरी बौद्ध संगीति का वो था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी जो ये बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में? अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस, है ना, ये याद कर लीजिए, मोगली पुत्र तीस। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसकी जो ट्रिक है पिछली वीडियो में बता दी है महाजनपद वाले में, तो आप देख लीजिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले में भी बताया गया है, जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु देश विदेशों में प्रचारक भेजने का निर्णय लिया गया। कहाँ? तीसरी बौद्ध संगीति में। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए आप। अब देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो ये भी पूछा जाता है कि किसने भेजा, ये किसके पुत्र थे, है ना, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान, दक्षिण पूर्व एशिया में भी धर्म प्रचारक भेजे गए। तो देखिए किस तरह से ये धर्म से प्रभावित हो चुके थे उस समय, और युद्ध वगैरह उन्होंने छोड़ दिया था। और यही इनका एक मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी बना, क्योंकि जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि राजा का शासन तब बढ़ता है जब राजा निरंकुश होता है, युद्ध करता है, लोगों को मारता है, उनके क्षेत्र छीनता है, तभी तो विस्तार करते थे पुराने राजा। ऐसे ही तो जब कोई राजा उदारवादी हो जाएगा, युद्ध करना छोड़ देगा, तो उसके साम्राज्य का अंत निश्चित है। तो ऐसे ही मौर्य साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन होता चला गया। अब पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख और धम्म नीति। इनके अभिलेखों के प्रकार देख लीजिए, 4 श्रेणियों में बांटे जाते हैं अभिलेख। कौन कौन से? शिलालेख, है ना, मेजर और माइनर, मतलब दीर्घ और लघु शिलालेख, ये हो गए दो। फिर स्तंभ लेख, शिलालेख हो गया, अस्तंभ लेख हुआ, गुहालेख और भाब्रोभी शिलालेख। ये मुख्यतः प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देखिए भाषा भी याद रखनी है आपको, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी क्या है? भाषा है, लेकिन लिपि, जो ये लिपि मतलब जो ये अक्षर है, ए आ, ये कौन से हैं? ये देवनागरी है। ऐसे ही आपको पता होगा कि जो मराठी भाषा है उसमें लिपि देवनागरी होती है, मतलब ये इसी प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन उनके शब्द अलग बनेंगे, तो वो भाषा हो गई। वो लिखने में, पढ़ने में आपको हिंदी जैसी लगेगी, क्योंकि दोनों में देवनागरी का प्रयोग है। तो भाषा और लिपि का अंतर आप समझ लीजिए। जैसे अगर ये अशोक है, मैं ऐसे लिखता हूँ अशोक, तो यहाँ किस लिपि का प्रयोग कर रहा हूँ? देवनागरी का, और भाषा हिंदी है। लेकिन मैं अगर ऐसे लिखता हूँ ASHOKA, अशोका, तो ये मैं यहाँ कौन सी लिपि लिख रहा हूँ? अंग्रेजी में लिख रहा हूँ ना, लेकिन शब्द तो हिंदी का है अशोका, तो ये रोमन लिपि हो जाएगी। मान लिया जाना, जैसे मान लिया जाना, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ जाना, तो ये हिंदी भाषा हो गई और लिपि होगी देवनागरी। अगर मैं इंग्लिश में ऐसे लिखता हूँ JANA, जाना, तो जाना मतलब हो गया, ये भाषा कौन सी है? हिंदी, लेकिन लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। और अगर मैं इसको लिख दूँ, जानना का लिख दूँ एग्जैक्ट पूरा गो, इंग्लिश में गो होगा ना, तो ये भाषा भी इंग्लिश हुई और लिपि इंग्लिश वाली, जो कि जिसे बोलते हैं रोमन लिपि, तो ये लिपि हो गई। तो ऐसे याद कर लीजिए आपको लिपि और भाषा को, है ना। अंतर पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है, और नहीं भी पूछे तो आपको समझ आना चाहिए इतना। अब ये देखते हैं आगे, धर्म की अवधारणा क्या थी। अशोक का धर्म किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं था। तो कहने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी नीति बनाई थी, धर्म धर्म की नीति, ये किसी विशेष धर्म से इसका संबंध नहीं था, बल्कि ये नैतिक आचरण, जो हम एथिक्स पढ़ते हैं आजकल, एथिक्स पढ़ते हैं। एथिक्स से याद आया कि हमारा एथिक्स का बैच कल से शुरू हो रहा है, 15 जुलाई से। आप जुड़ सकते हैं मेंस का आंसर राइटिंग का। अगर जुड़ना है तो हमारे नंबर 981150 पर संपर्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बल्कि यह नैतिक आचरण, सहिष्णुता, अहिंसा, माता पिता व गुरुजनों के प्रति आदर, दान, मतलब जो भी एथिक्स में ये सब चीजें तो पढ़ाई जाती है ना, उनसे इसका संबंध था, मतलब नहीं कि किसी धर्म विशेष से। मतलब कहने का ये कि जो धर्म की जो नीति थी, इसमें कोई पूजा पाठ और कर्म कांड वगैरह नहीं थे, इसमें केवल आचरण संबंधी नियम थे कि आपको कैसा नैतिक आचरण होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, आपको अहिंसा का पालन करना चाहिए। यही सब सामाजिक बातें इसमें लिखी हुई थी, तथा सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सम्मान। अब देखिए, जब ये धार्मिक संप्रदायों के प्रति सम्मान रख रहा है सभी के, तो ये कोई विशिष्ट धर्म तो था नहीं, इनका कहने का मतलब ये था। और एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी, है ना, यूनिवर्सल एथिक कोड, अर्थात सार्वभौमिक नैतिक संहिता का मतलब है कि सभी को इस नैतिक संहिता का पालन करना चाहिए, वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, या ईसाई, या कोई भी हो। तो ये धम्म की नीति इनकी यही नीति थी, बस धम्म की, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं था, है ना। मेन मेन अच्छी अच्छी चीजें थी सारी। अब देखिए धम्म महामात्र ये कौन थे, ये पूछता है बार बार क्वेश्चन। धम्म महामात्र क्या था? धर्म के प्रचार प्रसार तथा जनता के नैतिक कल्याण की देखरेख हेतु इन्होंने कुछ ये धम्म महामात्र नियुक्त किए थे, एक पद बनाया था, एक अधिकारी बनाए थे कि ये क्या है, लोगों में नैतिक शिक्षा फैलाएंगे, जो धम्म की नीति है उसका प्रचार करेंगे। तो इनका यही काम था बस। आगे देख लेते हैं।
ये बड़ा सारनाथ का जो स्तंभ जो है, सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ है, इसमें 4 शेर बैठे हुए हैं, जो हमारे राज्य की चिन्ह है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ का सिंह शीर्ष आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो ये किसने करवाया था इसकी स्थापना? अशोक ने। कहा? सारनाथ में। आज भी सारनाथ के म्यूजियम में ये रखा हुआ है। हम अभी जब प्रयागराज गए थे अपना इंटरव्यू देने आयोग का, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का, तो मैं वहां घूम कर आया था, तो वहां देखा था, ये आज भी रखा हुआ है, एकदम संरक्षित है, अच्छी कंडीशन में। तो आप जाए, घूम के आइए। वहाँ प्रीलिम्स निकालेंगे, फिर आप मेंस निकालेंगे, और जल्दी इंटरव्यू निकालने के बाद सिलेक्शन लेंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सारनाथ प्रयागराज के पास ही है, घूम कर आइएगा जरूर। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। ये जो शीर्ष है, जहाँ 4 शेर वाला है स्तंभ का जो शीर्ष है, इसके नीचे एक अंकित है एक वाक्य, क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है। ये किस लिए है? मुंडकोपनिषद से, है ना, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रख लीजिए। मुंडक उपनिषद, या इसको ऐसे लिखते हैं मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, है ना, एक साथ लिख देते हैं, तो ये एक ही बात है ना। और याद रख लीजिए, मुंडक उपनिषद अलग है, और मंडूक, जिसे मेंढक बोलते हैं, मंडूक उपनिषद ये अलग है। तो ये वहां घुमाएगा आपको एग्जाम में, मुंडकोपनिषद लिख देगा, या मुंडक उपनिषद या मंडूक उपनिषद लिखेगा, तो ये गलत हो जाएगा। मुंडक ऐसे लिखा जाएगा, मुंडक और मंडूक दोनों शब्द अलग अलग है, ये भी याद रख लीजिए आप। जन कल्याणकारी कार्य तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अशोक ने, जो है कुएं खुदवाए, नहरें खुदवाई, चिकित्सालय बनवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, छायादार और फलदार, और पशु पशुओं की जो हिंसा थी उसके ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया था, मना कर दिया था कि यज्ञ वगैरह जो कर रहे हैं आप, उसमें पशु बलि मत दीजिए। तो ये इनके अच्छे कार्य थे। अब देखिए, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो मौर्यकालीन में क्या था? साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत और राजतंत्र था, अर्थात सेंट्रलाइज था, और राजा होता था। वहां उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, और डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं था। आपको लगेगा शायद विकेंद्रीकृत होगा क्योंकि बड़े अच्छे राजा थे, लेकिन नहीं, सत्ता जो है सारी राजा के ही अधीन थी। तो केंद्रीकृत सत्ता शासन था। तो ये याद रखना है आपको। राजतंत्रात्मक तो था ही, उस समय तो राजा ही बनते थे सब, जिससे सम्राट सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, और सम्राट को मंत्री परिषद तथा विभिन्न उच्च अधिकारियों से सहायता प्रदान करते थे। मतलब वही इनके नीचे मंत्री परिषद होती है, जैसे आज भी प्रधानमंत्री के नीचे क्या होती है? मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऐसे ही उस समय था। प्रांतीय प्रशासन क्या था? देखो, इन्होंने कहीं भाई क्या करते हैं, जैसे आज भी राज्य बने हुए, उस समय अलग अलग प्रांत बना देते थे। तो वो कैसे थे ये देखिए। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका शासन प्राय राजकुमार, कुमार या आर्यपुत्र द्वारा किया जाता था। अर्थात जो राजा के बच्चे होते थे वो उनमें शासन करते थे, कि एक बच्चे को यहाँ का राज्य दिया, एक को यहाँ का दिया, इस प्रांत का। तो ऐसे राजा के अपने विश्वस्त लोग भी चले जाते थे सत्ता में, और वहां देख रेख भी अच्छे से होती थी। प्रमुख प्रांतीय राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो उत्तर पश्चिम में थी, उज्जैन पश्चिम में थी, स्वर्णगिरी दक्षिण में थी, और तोसली जो कलिंग था यह पूर्व में थी। तो ये याद कर लीजिए, क्योंकि कलिंग अब मौर्य प्रशासन का हिस्सा बन चुका था। तो उसकी राजधानी क्या थी? तोसली। पहले कलिंग उसका हिस्सा नहीं था। किसने बनाया? अपने जो है सम्राट अशोक ने, है ना, ये याद रख लीजिए। अशोक से पहले जो 2 शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये नहीं बना पाए थे, ये इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। कलिंग उस समय स्वतंत्र था। गुप्तचर व्यवस्था थी इनके यहाँ। अच्छा, ये जासूस लोग होते थे उस समय भी, जो पूरे राज्य की खबर इनको राजा तक भेजते थे, जिन्हें संस्था व संचार कहा जाता था। तो ये याद रख लीजिए। साम्राज्य के कोने कोने में सूचनाएं एकत्रित कर सीधे सम्राट को पहुंचाते थे। नगर प्रशासन पाटलिपुत्र, जो कि इनकी राजधानी थी। तो राजधानी का प्रशासन कैसा था? इसका विवरण किसमें मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका में। देखिए, इन्होंने क्या बोला कि प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक नगर परिषद द्वारा संचालित होता था। क्या? पाटलिपुत्र का प्रशासन। कितने सदस्य थे उस परिषद में? 30 सदस्य थे। तो ये याद रखना है आपको। जो 6 समितियों, प्रत्येक में 5 सदस्य, अर्थात 6 गुना 5 करोगे तो 30 लोग आ जाएंगे टोटल। 6 समिति थी, और हर एक में 5-5 सदस्य थे, ऐसे करके 6 समितियां थी, है ना। ऐसे उसमें 5-5 थे, तो टोटल 30 हो गए। उद्योग, विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु, व्यापार, विनिर्मित वस्तुएं, बिक्री, कर संग्रह आदि कार्यों की देखभाल कौन करती थी? यही समितियां, जो नगर समिति थी, यही करती थी। नगर समिति में भी आगे जो 6 उप समिति थी ये करती थी। नगर परिषद के तहत जो 6 समितियां थी ये करती थी काम। न्याय व्यवस्था क्या थी? अच्छा, ये बार बार पूछते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, है ना। 2 प्रकार के न्यायालय थे। देखिए, धर्मस्थीय, जो दीवानी मामले होते थे। कंटक शोधन, जो आपराधिक यानी क्रिमिनल जो केस जो होते थे उनको देखता था कंटक शोधन। तो इसको आपको कैसे याद रखना है?
देखिए कंटक मतलब कांटे चुभाना, ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से। अर्थात जो अपराध करेगा क्रिमिनल, हो तो ज्यादा खतरनाक वाला अपराध माना जाता है ना क्रिमिनल, तो उसको कांटे चुभा देंगे, अर्थात कंटक शोधन जो है न्यायालय में उसका केस लड़ा जाएगा। तो ऐसे याद रख लीजिए। दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, ये याद रखिए आप। ये मत सोचिए कि भाई अगर अशोक जो है बड़ा ही अच्छा उदारवादी था तो दंड व्यवस्था कठोर नहीं होगी, नहीं, दंड व्यवस्था उस समय भी बड़ी कठोर मानी जाती है। यहाँ तक कि चाणक्य ने लिखा हुआ है कि जो कर अर्थात टैक्स चोरी करता है उसको मृत्युदंड दे देना चाहिए। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने यह बताया था। मौर्यकालीन व्यवस्था, राज्य का आर्थिक नियंत्रण क्या था? अत्यंत राज्य की जो है मौर्यकालीन में राज्य की जो भूमिका थी इकोनॉमी में काफी सक्रिय थी। जैसे भूमि, खान, वन, सिंचाई जैसे प्रमुख संसाधनों पर राज्य का व्यापक नियंत्रण था। मतलब डायरेक्ट जो रूल था वो राजा या राज्य का ही चलता था इन सब क्षेत्र में। कृषि उद्योग व्यापार को नियमित करने हेतु अनेक विभाग बनाए गए थे। देखिए, भू राजस्व क्या था? भूमि कर भाग जिसे बोलते थे, भाग सामान्यतः उपज का 1/6 होता था। यद्यपि भूमि की उर्वरता मतलब भाई कितनी उपजाऊ है और सिंचाई की सुविधा के हिसाब से थोड़ा टैक्स ऊपर नीचे कर दिया जाता था, लेकिन सामान्यतः क्या था? 1/6 परिवर्तित था। इसके अतिरिक्त सिंचाई कर उदक भाग भी वसूला जाता था। अच्छा ये भी देखिए, उदक भाग जो था इसे बोलते थे सिंचाई कर, है ना, ये याद रख लीजिए आप। सिंचाई का जो टैक्स लेते थे उसे बोलते थे उदक भाग। आगे देखते हैं, व्यापार और वाणिज्य। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार उन्नत थे उस समय, अर्थात देश के अंदर भी ट्रेड करते थे ये लोग और देश के बाहर भी। कहाँ? रोमन तक ये ट्रेड करते थे, रोमन साम्राज्य। ये देखिए, उत्तरापथ उत्तर पश्चिम की ओर था एवं दक्षिणापथ दक्षिण भारत की ओर था। ये पूछता है। प्रमुख व्यापार के मार्ग थे, रोमन साम्राज्य के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। मुद्रा व्यवस्था क्या थी? चांदी के पर्ण, ये याद कर लीजिए। आहत सिक्के, पंचड जो ना, पंचड कोइन है ना, जो ऐसे मोहर मार के बनाए जाते थे, पंचमार्क सिक्के से बोलते थे। तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन था जिन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित होते थे। जैसे आज भी सिक्के पे हम चिन्ह बनाते हैं, भारत का चिन्ह या किसी महापुरुष का, तो उस समय भी ऐसे ही थे, विभिन्न प्रकार के चिन्ह जो है अंकित होते थे। मौर्यकालीन साम्राज्य और धर्म देख लीजिए। सामाजिक संरचना देखिए, मेगास्थनीज ने क्या बोला कि वहां दास नहीं थे भारत में, जबकि दास उस समय थे, लेकिन क्योंकि रोमन में, यूनान में जो है दासों की स्थिति अत्यंत ही निंदनीय होती थी, जैसे उनको जंजीरों में बांधना, कोड़े बरसाना। भारत में इस प्रकार के दास नहीं थे कुछ भी। लेकिन मेगास्थनीज को लगा कि यहाँ तो दास है ही नहीं, जबकि भारत में दास थे लेकिन वो अलग थे भाई, उनको जंजीर वंजीर में नहीं बांधते थे, बस उनको क्या था, किसी ने खरीद लिया और वो जिंदगी भर उसका काम करेगा, लेकिन उसके खाने पीने का, कपड़े का ध्यान रखता था। तो इनको लगा यहाँ तो दास कोई है ही नहीं, यहाँ तो नॉर्मल आदमी काम कर रही है। तो यही क्वेश्चन पूछता है, हमने भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उनके अनुसार क्या था? समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन 7 वर्ग थे? दार्शनिक या ब्राह्मण, दूसरा क्या है? कृषक या कृषक जो खेती बाड़ी करते हैं, तीसरा पशुपालक, है ना, कारीगर, शिल्पकार, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। ये सब क्या थे? 7 वर्ग थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये 7 वर्ग याद रख लीजिए। इनमें पूछता है कि निम्नलिखित में मौर्यकालीन में कौन सा वर्ग नहीं था समाज में, तो ऐसे पूछ लेता है। इंडिका के अनुसार पूछ लेगा, मेगास्थनीज के अनुसार पूछ लेगा कौन सा वर्ग नहीं था। तो इन्होंने 7 वर्गों में बांटा था अपनी सुविधा के अनुसार। यद्यपि आधुनिक इतिहासकार इस वर्गीकरण की पूर्ण प्रमाणिकता पर सवाल उठाते हैं। तो जो हमारे आधुनिक हिस्टोरियन अभी हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इस प्रकार से नहीं बांट सकते हैं, भारतीय समाज बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, तो उनका वर्गीकरण अलग है। आगे चलते हैं। ये बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य और कला। स्तंभ कला, स्तंभ तो उस समय क्या था? एकाश्म जीवाश्म पत्थर से बनाए जाते थे, अर्थात सिंगल जो होता था एक पत्थर, उसमें कहीं जोड़ नहीं होता था। जो ये सिंह स्तंभ है, ये इसमें भी एकाश्म जीवाश्म पत्थर से बना हुआ है, मतलब पूरे एक ही पत्थर है और उसको काट के बना दिया, तराश कर, और उसके ऊपर ना अच्छी पॉलिश होती थी। तो ये इसमें बताया हुआ है। मोनोलिथिक पिलर बोलते हैं इसको, मोनोलिथिक अर्थात एकल, एक पत्थर से बना हुआ। ये उस समय की सर्वोच्च कला की उपलब्धि मानी जाती थी। इसके शीर्ष भाग पर सिंह, बैल, हाथी जैसे पशुओं की आकृति उत्कीर्ण की जाती थी। और ये देखिए, चमकीली पुलिस जो है मौर्य काल में फेमस थी। गुहा स्थापित्य स्थापित्य भी था, अर्थात गुफाएं भी थी उस समय। बिहार की बाराबर पहाड़ियों में अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय, है ना, बताया था ना कि बिंदुसार जो
इनके जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीविक संप्रदाय फॉलो करते थे, तो इन्होंने भी क्या किया, आजीविक संप्रदाय के लिए गुहाएं बनवाई, भिक्षु हेतु निर्मित गुफाएं, जैसे लोम ऋषि गुफा भारत में शैल गुहा स्थापत्य के प्रारंभिक उदाहरण माने जाते हैं। स्तूप निर्माण, ये तो पता ही है आपको, स्तूप का तो अशोक ने काफी निर्माण करवाया। बौद्ध परंपरा के अनुसार बौद्ध अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को 84,000 भागों में विभाजित कर संपूर्ण साम्राज्यों में स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची का स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध है ना। यद्यपि वर्तमान संरचना का विस्तार परवर्ती शुंग काल में हुआ, मतलब जो पहले जो उन्होंने बनवाया था वो अलग टाइप का था, लेकिन जो अभी जो हमें दिख रहा है ना स्तूपा, जो प्रॉपर ऐसे गोल बन गया, तो ये इसका विस्तार जो है ये इसके बाद जो आया मौर्य के बाद शुंग काल, उन्होंने इसको इस शेप में बना दिया था, पहले थोड़ी इधर उधर की शेप होगी। तो यही इसका मतलब शेप भी हो सकती है, और आसपास जो विकसित करते हैं एरिया वो, तो शुंग काल में उन्होंने और अच्छे से इसको विस्तार कर दिया। पाटलिपुत्र का राजा प्रसाद, ये देखिए राजा प्रसाद क्या था, ये महल था एक किस्म, एक प्रकार का, जो इनका राजा का महल था। मेगास्थनीज ने इसकी तुलना किससे की, ईरान के सूसा एवं एक बतना राजा प्रसादों से की। यह मुख्यतः काष्ठ निर्मित थी, अर्थात ये लकड़ी का बना हुआ था राजा प्रसाद, जिसे राजा का महल बोलते थे। कहाँ, पाटलिपुत्र में लकड़ी का महल था बहुत बड़ा, ये मेगास्थनीज ने बताया है, तो ये याद कर लीजिए। अब मौर्य साम्राज्य के परवर्ती शासक एवं पतन कैसे हुआ, अब ये देखिए इनके बाद क्या हुआ। अशोक की मृत्यु के पश्चात कमजोर पड़ा, है ना, जैसे दशरथ संप्रति, ये दशरथ इनका बेटा था, दशरथ संप्रति, है ना, शाली शुक बृहद्रथ आदि, ये धीरे धीरे छोटे राजा होते गए और फिर विघटन हो चुका था। पतन के कारण यही मानते हैं, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन का दुर्लभ उत्तराधिकारियों के हाथों में असफल होना, तो जो उत्तराधिकारी थे वे दुर्लभ थे, सत्ता केंद्रीकृत थी, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, है ना, क्योंकि अशोक ने क्या किया था कि पाखंड वगैरह को बंद कर दिया था और धर्म की नीति को बढ़ाया, तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध कर दिया था, किया था। आर्थिक संकट, यही सब कारण थे पतन के। और प्रांतीय विद्रोह, छोटे छोटे राजाओं ने विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ। साम्राज्य का अंत, अंतिम मौर्य सम्राट जो थे बृहद्रथ, ये याद कर लीजिए, की हत्या लगभग 185 ईसा पूर्व में उनके ही सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी, तो उन्हीं के सेनापति ने उन्हीं बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार मौर्य के बाद आएगा शुंग वंश, तो याद कर लीजिए आप, इनके पहले कौन था, नंद, फिर था मौर्य, और फिर आ गया शुंग, और इसके पहले क्या था, हर्यक वंश, है ना, इसलिए बताता आपको ट्रिक, हसीन, है ना, मूसा के सातवान। आगे चलते हैं, इनके कुछ अधिकारी याद कर लीजिए, बार बार पूछते हैं। समाहर्ता क्या था, राजस्व संग्रहण का प्रधान अधिकारी होता था, जो कर जो संग्रह होता था ना, टैक्स कलेक्शन, उसकी देखरेख करता था। सन्निधाता क्या था, जो राजकोष होता है जहाँ पैसे इकट्ठा होते थे, और भंडार गृह का प्रधान होता था, राजकोष की सुरक्षा करना इसी का काम था। युक्त क्या है, जिला स्तर पर वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाला अधिकारी, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये क्या था, युक्त। और प्रादेशिक क्या है, प्रांतीय प्रशासन में राजस्व एवं सामान्य प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी संभालने वाला अधिकारी, जो केंद्र व स्थानीय प्रशासन के बीच की कड़ी का कार्य करता था। तो ये सामान्य प्रशासन ये देखते थे, प्रादेशिक होते थे। अंतपाल और दुर्गपाल, ये क्या थे, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो दुर्ग होते थे उनकी सुरक्षा करते थे, तो इनको बोलते हैं अंत्यपाल या दुर्गपाल। दुर्ग तो पता ही आपको किला होता है, अंत्यपाल भी उसी को बोलते हैं, जो इनका अधिकारी था। प्रमुख शिलालेख अभी आपको बताए थे कुछ, ये आप दे लीजिए। प्रथम शिलालेख बाकी यहाँ दिखा देते हैं, क्या है, पशु बलि और सामूहिक भोज पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। द्वितीय शिलालेख क्या है, मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा अर्थात मेडिकल फैसिलिटी स्थापित करने का उल्लेख करता है ना। इसमें ये पूछता है कि कौन से अभिलेख में, अशोक के कौन से अभिलेख में जो है दक्षिण के शासक हैं उनका उल्लेख किया, तो ये दूसरे शिलालेख में किया है। इसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों और श्रीलंका का भी उल्लेख है, तो पूछता है ये कौन से शिलालेख में, तो द्वितीय शिलालेख में है, याद रख लेना। 13वां तो बताइए, कलिंग युद्ध के पश्चात जो है, जो इन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी, वो 13वां ही शिलालेख था, इसमें इन्होंने बताया था। इसके बाद देखिए भाभरू शिलालेख, ये क्या है, अशोक की धम्म नीति के प्रति व्यक्तिगत आस्था और बुद्ध संघ धर्म, बुद्ध व धम्म अर्थात त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा का प्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। 7वें अभिलेख में क्या मिलता है, धम्म नीति के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का सारांश प्रस्तुत करता है, तथा इसे अशोक के अभिलेखों में सबसे विस्तृत माना जाता है, यानी सबसे लंबा यही है, कौन सा, 7th अर्थात 7वां अभिलेख, ये भी याद कर लीजिए। अब देखिए उस समय का नगर नियोजन और भौतिक जीवन कैसा था, ये देख लीजिए आप मौर्य काल में।
बस इसके बाद खत्म हो रहा है लेक्चर, जल्दी देख लेते हैं इसको। पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति बताई कहाँ, गंगा और सोन नदियों के बीच पर थी, है ना। तो इसलिए वहां क्या था, व्यापार भी आराम से होता, क्योंकि नदियों से अपना उस समय व्यापार होता था और सुरक्षा भी मिलती थी, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में था ये। यही यहाँ बताया है। तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मेगास्थनीज के अनुसार यह नगर एक समानांतर चतुर्भुज के आकार में बसा था। कैसे, ऐसे, और लकड़ी की प्राचीर और खाई से सुरक्षित था। इसमें लकड़ी की दीवार बना रखी थी इसके चारों ओर, और लकड़ी का ही महल था वहां, तो लकड़ी का भरपूर प्रयोग होता था। आपको पता भी है गंगा और सोन नदी के आसपास क्या है, वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ हैं काफी, तो वहीं से लकड़ियां इनको प्राप्त होती थी। यहाँ क्या था, लोहे की भी खोज हुई थी, तो लोहा भी था यहाँ, तो यहाँ से हथियार भी बनाते थे। इसलिए मगध जो है, मगध साम्राज्य हमेशा ही क्या रहा है कि बड़ा ही शक्तिशाली रहा है। मापतोल और बाजार नियंत्रण कैसा था उस समय। अर्थशास्त्र में बाजार में बिकने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और माप तोल की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु कौन अधिकारी थे, पण्यध्यक्ष। ये पूछता है कि इसका काम क्या था। जैसे विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। उपभोक्ता संरक्षण की प्राथमिक अवधारणा को दर्शाता है। देखिए उपभोक्ताओं की कितनी फिक्र थी, जैसे आज के नियम बनाए हुए हैं, लेकिन आज नियमों का पालन नहीं करते। वस्तुओं में मिलावट आती है, देसी घी में मिलावट मिलेगी, पनीर में मिलेगी, दूध में मिलेगी। FSSAI जो फसाई है, ये ठीक से काम नहीं करता है। लेकिन उस समय क्या है कि ये जो अधिकारी होते थे, पण्यध्यक्ष वगैरह, ये बड़े ही अच्छे से काम करते थे, और मिलावटखोरी की भी कठिन और कड़ी सजा होती थी उस समय। अब देखिए यातायात और संचार, भाई सड़क नेटवर्क का विकास किया इन्होंने। राजधानी को साम्राज्य के विभिन्न भागों से जोड़ा, उत्तर पश्चिम में के व्यापारी मार्गों से जोड़ा, और यह परंपरा आगे चलकर शेरशाह ने क्या करा, ग्रांड ट्रंक रोड बनाया मुगल काल में जब हुआ। अब इनके क्रम देख लीजिए, सबसे पहले मौर्य, बिंदुसार, अशोकमान और भद्रथ अंतिम शासक, है ना। ये इनका याद कर लीजिए आप, और इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या आती है ये जरूर याद कर लीजिए। ये बताई दिया है सब कुछ, है ना, ये तो ऊपर पढ़ा चुके हैं, है ना। आगे चलते हैं प्रीलिम्स के फैक्ट। ये 4-5 फैक्ट आप देख लीजिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स में अपना समय बचा पाएंगे और जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अर्थशास्त्र किसके द्वारा है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित मौर्य प्रशासन का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मौर्य दरबार, सेल्यूकस निकेटर ने क्या था, मेगास्थनीज को एज ए ब्रांड एम्बेसडर, एज ए एम्बेसडर अर्थात राजदूत के रूप में भेजा था। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का नाटक है, इसमें चंद्रगुप्त के बारे में दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का सर्वनाश किया था, और जो है अंतिम अंत में जैन संलेखन द्वारा अपने जीवन लीला को समाप्त किया था। बिंदुसार, ये बताया नहीं, अमित्रघात कहा जाता था। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कलिंग युद्ध बता दिया, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। तृतीय बौद्ध संधि अशोक के काले में थी, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, और पाटलिपुत्र में ये हुई थी। पहली, दूसरी और चौथी संगीति कहाँ हुई थी, ये भी आप कमेंट में बताइए हमें। महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्री थे, इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक के रूप में भेजा। सारनाथ का शीर्ष स्तंभ बताई दिया ये, है ना। ये राजधानी देखिए, प्रांतीय राजधानी तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, तोसली, ये सब आप पढ़ चुके हैं अभी, है ना। पतन ये लास्ट में इसका हो चुका था। अंतिम शासक थे बृहद्रथ, याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए। अगर आप इसी प्रीलिम्स पार अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या आप 9811504781 पर संपर्क कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।